हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। और सबसे जो हॉट टॉपिक है वो यही है, ईरान ने हमला किया था इजराइल पर। 300 से ज़्यादा रॉकेट दागे और इजराइल पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। बहुत सारे रोक लिए उसने। बताया जाता है कि 99% जो रॉकेट ड्रोन ये सब थे उन सबको रोक लिया गया था। तो इस पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। ये जो मुद्दा है पश्चिम एशिया का या कहें मिडिल ईस्ट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे पड़ोस में ये सब कुछ घट रहा है और इससे क्या हम पर इफेक्ट हो सकता है, भारत पर और दुनिया पर क्या असर होगा, ये भी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं और पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना आप। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे मैराथन वीडियो आ रहा। 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक के तमाम कंटेंट होंगे, एक ही साथ मैराथन चलेगा। करीब 3 घंटे के आसपास का होना चाहिए वो वीडियो। फटाफट तमाम जो एग्जामिनेशन है उन सब के लिए करंट अफेयर्स कवर करवाएंगे हम। ओके, तो ध्यान रखिएगा। कब? 21 अप्रैल, दिन है रविवार का और सुबह 10 बजे। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अच्छा हाँ, इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक है, 9 और टॉपिक है, उन सब पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन होगा, किस देश ने 13 अप्रैल 2024 की रात को इजराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल से हमला किया और उसे पलटवार न करने की चेतावनी भी दी है। ड्रोन और मिसाइल 2 तरह के, एक क्रूज मिसाइल और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब से हमला हुआ था और लगातार हमला हुआ था, रात भर हमले चले थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ईरान। ओके, आंसर तो पता ही है सबको, पहले ही मैंने बोल दिया है। अब मुद्दा क्या है, ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये इजराइल की संसद है और ये देख रहे हैं आप कि ये रॉकेट और ड्रोन जो है ना वो इस तरफ यानी इजराइल की ओर पहुंच चुके हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 13 अप्रैल की रात को ये हमला हुआ था और लगातार हमला किया। ज़्यादातर ड्रोन और मिसाइल को रास्ते में ही मार गिराया गया। कुछ मिसाइल इजराइल की सीमा को पार कर सके, लेकिन ईरान ने उन मिसाइलों को आम लोगों की ओर नहीं भेजा था। ठीक है, सैन्य ठिकानों पर ही भेजा था, वहाँ मार करने के लिए। और मिसाइल और ड्रोन को गिराने का जो काम है ना, यानी ईरान के मिसाइल और ड्रोन को गिराने का काम वो इजराइल ने तो किया ही, साथ में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जॉर्डन और फ्रांस ने भी किया। और इन हमलों की वजह से सिर्फ एक जगह पर इजराइल के नवातिम एयर फोर्स का जो बेस है उसको नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो इसको एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं मिडिल ईस्ट या कहें पश्चिम एशिया की ओर। तो ये जो कलरफुल देख रहे हैं आप, ये है पश्चिम एशिया। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ कौन से देश हैं वो एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये तो रहा ईरान, ठीक है, और यहाँ पर है ये इज़राइल। ठीक है, यहाँ सीरिया है, ये इराक है, इधर लेबनान है और ये जॉर्डन है। इधर वाला सऊदी अरेबिया हो गया, ये यमन है, ये ओमान है। इसमें कई सारे देश अब इन्वॉल्व हो गए हैं पूरे मामले में। अब देखिए, जो ईरान ने हमला किया उसका नाम क्या दिया उसने? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। क्या नाम दिया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ये ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन में सवाल हो सकते हैं कि ईरान ने जो इजराइल पर हमले किए थे बड़े पैमाने पर रात भर में, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ये हमला क्यों हुआ, क्यों ईरान ने ये हमला किया? इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने डिटेल बताया था, फिर से दोहरा दूँ। हुआ ये था, 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में, यानी ये जो सीरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ईरान का दूतावास भी है और दूतावास के अलावा वाणिज्यिक दूतावास भी होते हैं, यानी काउंसलेट होते हैं। तो इजराइल ने यहाँ से सीरिया में जो मौजूद है ईरान का एक काउंसलेट, उस पर एयर स्ट्राइक कर दिया था। और उसकी वजह से ईरान के जो टॉप कमांडर वहाँ के फोर्स के, कुद्दुस फोर्स होता है एक, तो उसके टॉप कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। और ये माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के जो एम्बेसी है, दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास है, इन सब पर हमला नहीं कर सकता है। मतलब ये माना जाता है कि उसकी टेरिटरी हो गई। तो यही ईरान कह रहा था कि सीरिया में जो हमारा वाणिज्यिक दूतावास था उस पर हमला हुआ, इसका मतलब ये ईरान की धरती पर हमला हुआ। और ये ईरान ने ये कहा था कि हम इसका जवाब बहुत पुरजोर तरीके से देंगे। ठीक है, और इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक कर दिया।
13 अप्रैल की रात को करीब काफ़ी देर तक ये हमले हुए। कैसे हमला हुआ? आप सोच रहे होंगे कि ईरान यहाँ पर है, इजराइल यहाँ पर है और इन दोनों के बीच में लगभग 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब यहाँ से वहाँ तक कैसे गया? अब देखिए, एक बात तो सामने आ रही है कि ईरान में ही कई लोकेशन से, अलग अलग लोकेशन से मिसाइल और ड्रोन को वहाँ भेजा गया यहाँ से। अब ये सारे मिसाइल और ड्रोन जो ना वो कहाँ हैं? इराक होते हुए, सीरिया होते हुए और तब पहुँचे हैं इजराइल। ये अलग अलग जगहों से, इस अलग अलग लोकेशन से ये पहुँचे हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात? कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इराक और सीरिया में जो ईरान के बेसेस हैं, आर्मी के बेस हैं, वहाँ से भी कुछ हमले हुए हैं। लेकिन मुख्य बात यही हो रही है मुख्य तौर पर कि ये सारे जो हमले हैं वो ईरान की धरती से ही सीधे तौर पर किए गए हैं। ठीक है, अब ये सवाल है कि इतने सारे जब अटैक हुए तो रोका कैसे गया? देखिए, इजराइल के पास वैसे तो रोकने के लिए जो भी हमला है, अगर एयर से हमला हो रहा है, हवा से हमला हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे उसके पास तरीके मौजूद हैं। 4-5 तरीके मौजूद हैं, उसके बारे में भी मैं एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ कौन कौन से। उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पास 4 स्तर की सुरक्षा है अपनी। एक कौन कौन से हैं ये आप देख रहे हैं, 4। एक तो एरो है। एरो जो है वो इजराइल के बाहरी क्षेत्र को कई 100 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र से जो कोई भी आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करता है, उसको मार गिराता है। दूसरा क्या है? डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग जो है ना वो करीब 300 किलोमीटर दूर तक के जो भी हमले हैं उन सब को रोक देता है, उन सब को मार गिराता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? पैट्रियट है। पैट्रियट जो है ना वो अमेरिका का सिस्टम है, अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ है और ये बहुत ही घातक तौर पे है और ये बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहा है इजराइल इसका। और आयरन डोम जो है ना वो मुख्य तौर पर इजराइल ने अमेरिका की मदद से बनाया था और ये मुख्य तौर पर गजा से जो हमले होते थे उन सब को रोकने के लिए ये बनाया गया था। मतलब कि नज़दीक से जो भी रॉकेट दागे जाते हैं, जो भी हमले होते हैं, उन सब को रोकने की ये प्रणाली है और इसकी जो सफलता की दर है वो 90% है। ठीक है, एक और नई चीज़ वो कर रहा है, आयरन बीम। ये जो भी संभावित हमले हैं उन सब को रोकने के लिए लेजर तकनीक आधारित नई प्रणाली विकसित कर रहा है। हालांकि इस्तेमाल इसका अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि अन्य जो भी प्रणाली है उसकी तुलना में ये काफ़ी सस्ता होगा। जैसे आयरन डोम जो है ना उससे एक मिसाइल दागने में, मतलब अगर दुश्मन का कोई अटैक आ रहा है तो उसको एक मिसाइल दागने में 50,000 अमेरिकी डॉलर का खर्चा आता है। इतना महंगा ये सब सिस्टम होता है। तो ये लोग क्या देखते हैं खास तौर पर आयरन डोम, कि वो देखता है कि क्या जो हमला हो रहा है वो सिविलियन इलाके में, यानी जो जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो मिसाइल गिरेगा या फिर ऐसी जगह पर गिरेगा जहाँ पर खेत खलिहान है और ज़्यादा नुकसान जान माल का नहीं होगा। तो अगर नुकसान नहीं होगा तो वहाँ गिरने देते हैं और अगर नुकसान होने वाला है तो फिर इसके ज़रिए रोक देते हैं। इस वजह से इजराइल जो है ना वो बचा हुआ है। आप देखिए कि इजराइल की बात करेंगे हम लोग, ये जो मैप में आप देख रहे हैं, इजराइल जो अपने आसपास के तमाम बहुत सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है। इधर लेबनान है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है संगठन वो सत्ता में है और उससे इसकी टेंशन चलती रहती है। इधर ईरान है, सीरिया से इसके प्रॉब्लम रहती है। ये हमला केवल इजराइल ने ही नहीं रोका है बल्कि इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, इन सब देशों में जो अमेरिका के बेसेस हैं वहाँ से भी ये टारगेट को रोका गया है। एक साथ बहुत सारे अलग अलग लोकेशन से जब चल रहा था यहाँ, तो ये रास्ते में ही बहुत सारे, मतलब अमेरिका ने सीरिया और इराक में अमेरिका के जो बेस है वहीं से पैट्रियट मिसाइल के जरिए, पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए इन सबको मार गिराया गया था, बहुत ज़्यादातर को। और बहुत ही कुछ ही यहाँ तक पहुँच पाए थे क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी है। अगर लॉन्च हो गया तो भाई पहले ही पता चल गया कि हाँ वो आ रहा है, कुछ समय तो लगेगा, इतना तो समय मिल गया आपके पास। ओके, इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा देखिए अमेरिका ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये जो मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है, इस जगह पर अपने बेड़े लगाए हुए हैं नौसेना के और वहाँ से भी इसको रोकने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, इसी के आसपास
यूनाइटेड किंगडम इन ब्रिटेन का भी बहुत सारे जहाज़ हैं, उसने भी अपने जो फाइटर प्लेन है उसको उड़ा दिया था और फाइटर प्लेन के ज़रिए बहुत सारी मिसाइलों को तबाह किया गया। ठीक है, इधर जॉर्डन ने ये कह दिया था, उसने तो एयर स्पेस ही बंद कर दिया था, कहा कि अगर कोई भी हमारे मिसाइल हमारे या ड्रोन हमारे ऊपर से आया, हमारी धरती से आया, तो हम समझेंगे कि हमारे पर अटैक है। तो इसने क्या किया, इसने सीरिया और इराक के रास्ते पर ही यहाँ से हमला करके और उन सबको रोका और पूरी कोशिश की कि पहुँच ना पाया, और कुछ जो पहुँचे उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इज़राइल को। अभी ईरान ने कहा है कि उसका बदला पूरा हो गया हमारा, ताकि हमने वहाँ पर पहुँचा दिए अपने मिसाइल बम ये सब कुछ, तो उसका बदला पूरा हो गया। और ये ईरान यही कह रहा है कि अब हमको कोई बदला नहीं लेना है, अब हम शांत रहना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर इज़राइल ने या अमेरिका ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, मतलब इज़राइल अगर काउंटर अटैक करता है उसमें अमेरिका साथ देता है, तो फिर हम अमेरिका के जो बेसेस बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे इराक में, सीरिया में, तो वहाँ पर वो अटैक कर देगा। ओके, ईरानी सेना के जो कमांडर हैं मोहम्मद बघेरी, तो उन्होंने टीवी पर भी कहा है कि अगर इज़राइल ने हमला किया तो हम इससे बड़ा हमला करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा चीज़ें हुई हैं उसके बाद ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को लेटर भी लिखा है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस उनको लेटर लिखा है कि आगे वो इस मामले को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कहा है कि हम सेल्फ डिफेंस में हमने ये काम किया है। ईरान ने अपने हमले को जायज़ ठहराया है और कहा है कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 51 में ये है कि कोई भी देश सेल्फ डिफेंस में, मतलब आत्मरक्षा के लिए हमला कर सकता है दूसरे को। तो चूँकि सीरिया में जो काउंसलेट था, यानी वाणिज्यिक दूतावास था, उस पर हमला हुआ, यानी इसकी धरती पर हमला हुआ, इसलिए इसने ये अटैक किया और ये ईरान का अधिकार था। ठीक है, ईरान का ये दावा है कि इससे, इस पूरी घटना से 836 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, 836 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। किसको? इज़राइल को हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब इज़राइल ने भी ये कहा है कि हम इसका माकूल जवाब देंगे। इज़राइल की जो मीटिंग हुई है, उसके जो वॉर कैबिनेट है, तो उसकी मीटिंग हुई है, उसमें यह तय किया गया कि इसका हमला हम करेंगे और वक्त पे करेंगे। और अपनी सूझबूझ, अपनी जो मिलिट्री है और डिफेंस की तारीफ़ की, कहा कि ईरान का जो हमला हुआ है उससे बहुत कुछ नहीं बदला, ईरान फेल हो गया, ऐसा कहना है इज़राइल का। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो पूरी जो स्थिति हुई है उससे क्या असर होगा? बड़ी बात ये भी है कि क्या असर होगा भारत पर और पूरी दुनिया पर, क्या असर होगा। एक चीज़ तो पहले मैं बता दूं कि कई सारे देशों ने इस मामले में शांति बरतने को कहा है, ईरान को भी और इज़राइल को भी। भारत और चीन भी उसमें शामिल है। चीन का भी बयान आया, उसका कहना है कि गजा में जो जंग बढ़ रही है उसको रोकने के लिए तुरंत सीजफायर होना चाहिए, और इसके अलावा ईरान और इज़राइल के बीच में ये जंग न हो पाए। भारत ने भी कहा है कि बातचीत से हल निकालिए, जो भी हल निकालना है, और युद्ध का अभी वक्त नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति है। अब सवाल ये होता है कि ये जब पूरा इलाका जब तनावपूर्ण हो जाता है, बहुत बुरे दौर में हो जाता है, तो इसका आर्थिक और सामाजिक असर क्या होगा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब इसका क्या असर होगा, आर्थिक असर क्या होगा? देखिए, एक तो इज़राइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो बौखलाए हुए हैं। ऑलरेडी जो रेड सी है, लाल सागर, यहाँ से अगर कोई इज़राइल से संबंधित जहाज़ जाता है तो उस पर ये हमला कर देता है। भारत भी आ रहे हैं, कई जहाज़ों पर इसने हमला कर दिए थे। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब ये सकरा रास्ता है और ईरान का यहाँ दखल ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसने अभी एक दिन पहले ही इज़राइल का जो एक जहाज़ था, इज़राइल के बिजनेसमैन का, तो उस जहाज़ को कब्जा कर लिया और उसमें जो मौजूद भारतीय थे उसको अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, उस पर बातचीत चल रही है, आगे हम बताएंगे आपको। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। अब क्या होगा इससे? देखिए, दुनिया का जो तेल निर्यात होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इसी इलाके से होता है। ये जो खाड़ी देश हैं यहीं से होता है। ठीक है, अरब देश में तेल है, क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल का जो यहाँ से
आ रहा है, ये सारे जहाज़ इधर से होकर जिस भारत आते हैं, और इसके अलावा अगर दूसरे देशों में भी अगर जाना है तो वो इधर से होकर और फिर आगे बढ़ते हैं अलग अलग देशों में, या फिर यूरोप जाना है तो यहाँ से ऑयल इधर से होते हुए रेड सी से होते हुए इधर से आता है। तो जब ये पूरा अस्त व्यस्त होगा, इससे क्या होगा, इससे जो ऑयल है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस है क्रूड ऑयल का। ऐसे समय में जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर भारत चूँकि 85% अपने तेल की ज़रूरत को आयात करता है तो उसके लिए ये खर्च बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, अभी दो तरह के युद्ध तो चल ही रहे हैं। एक तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके अलावा इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। तो उसका असर ऑलरेडी पूरी दुनिया झेल रही है। और अगर ये एक नया मोर्चा खुलता है, अगर इजराइल ने फिर से कोई रिएक्शन दिया और ईरान पर हमला किया, ऐसे में हो सकता है कि ये बहुत ही अशांत क्षेत्र हो जाए। अभी ऑलरेडी इस पूरे मुद्दे पर कई सारे देश इन्वॉल्व हैं। जैसे ईरान तो है इन्वॉल्व, एक देश हो गया, अब इराक भी इन्वॉल्व हो गया क्योंकि उसको ऊपर से जा रहा है और वहाँ पर ईरान के भी बेस हैं, अमेरिका के बेस हैं। दो ये हो गया। सीरिया देख लीजिए, सीरिया में दोनों के बेस हैं, ईरान के भी बेस हैं और अमेरिका के भी बेस हैं। ठीक है, 3 देश हो गए। लेबनान चौथा देश हो गया जो कि ऑलरेडी इससे झड़प चल रहा है। इजराइल हो गया, इधर जॉर्डन है, ये कह रहा है कि हम भी इसमें कूद पड़ेंगे। ओके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये 7वां यमन हो गया। ठीक है, एक और देश है। तो इस तरीके से ये इतने यहाँ पर पूरा का पूरा अनिश्चितता का माहौल हो जाएगा। और ऐसे में अब सवाल होगा कि क्या अमेरिका ये चाहेगा कि युद्ध हो जाए। देखिए, अमेरिका हमेशा ये तो चाहता है कि तनाव बना रहे, उसके हथियार बिके, लेकिन वो नहीं चाहता ये कि इतना ज़्यादा युद्ध हो जाए कि उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर हो। ठीक है, अगर युद्ध होता है, मान लीजिए, मुझे तो नहीं लगता है कि युद्ध भड़केगा, लेकिन मान लीजिए अगर युद्ध होता है तो ईरान के समर्थन में कौन आ जाएगा। जब अमेरिका खुल के उधर आ जाएगा और ईरान पर अटैक होगा तो चीन और रूस, ये जो 2 शक्ति है, ये ईरान के साथ आ सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। क्यों, अगर चीन थोड़ी देर के लिए शांत भी रहा तो रूस तो इसके साथ आएगा, क्योंकि अभी जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, तो रूस को बहुत ज़रूरत है किसकी, मिसाइल की ज़रूरत है, क्रूज मिसाइल की ज़रूरत है, बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत है, इसके अलावा ड्रोन्स की ज़रूरत है। और ये सब आपूर्ति ईरान कर रहा है। ईरान से रूस की सप्लाई हो रही है इधर से। ठीक है, और इसकी वजह से रूस एक्टिवली काम कर रहा है, एक्टिवली लड़ रहा है। और जब इस पर कुछ दिक्कत आएगी तो रूस सीधा इन्वॉल्व हो जाएगा और ऐसे में पूरी दुनिया में एक नया खतरा मंडराने लगेगा। ठीक है, इस पर पूरी दुनिया में ये चिंता हो रही है कि अगर कुछ हमला होता है तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इस दौरान अमेरिका ने क्या कहा है, अमेरिका ने ये कहा है कि भाई अगर इजराइल रिएक्ट करता है इस पूरे मामले में तो वो इजराइल का साथ नहीं देगा। मतलब कि अमेरिका का कहना है कि भाई शांत रहो, ठीक है, शांत रहो और ज़्यादा तनाव ना करो, अब और मिसाइल ना बरसाया जाए, और क्योंकि तनाव और ना हो जाए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इजराइल रुक जाएगा। देखिए, इजराइल में अभी किसका शासन है, नेतन्याहू का शासन है। नेतन्याहू तब तक सत्ता पर बने रहेंगे जब तक कि वहाँ पर तनाव बना रहेगा। क्या समझ रहे हो आप, इजराइल में जब तक तनाव है तब तक वो सत्ता पर बने रहेंगे, क्योंकि अभी जो एक गवर्नमेंट है वो यूनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पर। और इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बहुत आक्रोश है लोगों में। ठीक है, तो जैसे ही ये युद्ध, अगर ये सब तनाव ख़त्म होता है तो इसका मतलब हुआ कि नेतन्याहू को अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा, फिर वहाँ चुनाव कराने पड़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वहाँ उनकी सत्ता, चूँकि वहाँ इतनी ज़्यादा उनके खिलाफ लोग हैं, पहले ही सड़कों पे आ रहे थे, लेकिन चूँकि युद्ध चल रहा था इसलिए सब लोग वहाँ पर एक थे, पक्ष विपक्ष सारे मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी और वो चल रहा था। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप इस पूरे मुद्दे पर आप समझ चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपको समझाया मैप के ज़रिए। पसंद आया तो लाइक बटन दबाइएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लेकिन आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो मैं अगला क्वेश्चन ले चलता हूँ और उस पर भी मैं बात करूँगा डिटेल में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होगा। अच्छा हाँ, एक और बात मैं बताऊँ
कि कहाँ कहाँ पर कितने अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं अभी। इधर तुर्की में है, तुर्की ने कहा है कि अगर इजराइल रिएक्ट करता है और ईरान पर हमले के लिए अगर अमेरिका ये सोचता है कि हमारे बेस का यूज़ कर लेगा तो हम नहीं करने देंगे। ठीक है, सीरिया में है, कितने कितने सेना के जवान हैं वो देख लीजिए आप। ठीक है, इधर इराक में है, सऊदी अरेबिया में है, यहाँ जॉर्डन में है, कतर में है, इधर यूएई में है। इतनी जगह पर अमेरिका के सैनिक यहाँ पर अड्डे बने हुए हैं इन सब इलाकों में, तो वहाँ ये कंट्रोल करना चाहता है। ओके, अगर युद्ध होता है तो देखेंगे कि क्या स्थिति है। देखिए, इजराइल के जवान कम दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका साथ में आ जाएगा तो ऐसे में उसके पास बहुत क्षमता बढ़ जाएगी। ईरान के पास 11,80,000 जवान हैं। डिफेंस बजट जो है वो हालांकि कम ही है ईरान का, और टैंक, जहाज, एयरक्राफ्ट जो है वो अच्छे खासी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप आपको बहुत सहायता दिलाएगा। वहाँ पर मेंबरशिप प्लान है 2 तरह के, मात्र 100 रुपये मिल जाएंगे आपको। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, पुलिस, टीचर इन सब के लेवल का है, और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स जो बहुत महत्वपूर्ण होता है उसकी तैयारी होगी। और हमारे क्वेश्चन पिछले तमाम एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा टकराए हैं, उसके वीडियो भी मैंने बताए थे और बताया हुआ था कि कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन टकराए हैं, उसके सबूत के तौर पर वो वीडियो भी दिखाया था मैंने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके मेंबरशिप के ज़रिए आपको बहुत फ़ायदे होंगे। जैसे क्या क्या मिलेगा आपको, वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा करंट अफेयर्स का, और तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगे। तो वीडियो, PDF और टेस्ट जो है ना वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिलता है, और पिछले 2 साल के भी आपको कंटेंट मिल जाएंगे ये सारे, और आगे 6 मंथ या 1 साल का जो भी आप वैलिडिटी लेते हैं तो वो आपको फ़ायदा मिलेगा। और PDF बहुत खास तरह का होता है, 1 लाइनर भी होता है, MCQ भी होता है, MCQ नोट्स भी होता है, और उसमें वीडियो का लिंक भी होते हैं। जैसे आपने ये जो वीडियो वाला मतलब मैप ये जो समझा है वो आप वीडियो से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जब आप PDF पढ़ रहे हैं रिवाइज करने के लिए, उस समय वहाँ पर लिंक भी दिया हुआ था, लिंक पर क्लिक करेंगे और वीडियो वही टॉपिक ओपन हो जाएगा। तो देखिए ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, आपके बहुत काम आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, किस देश ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वहाँ पर इजराइल से जुड़े एक जहाज़ को नियंत्रण में ले लिया, जिसमें चालक दल के 17 भारतीय नागरिक मौजूद थे? आंसर का ईरान, मैंने पहले ही बताया है ईरान। ठीक है, तो 25 क्रू मेंबर हैं, उनमें से 17 जो है ना वो भारतीय हैं। और इस तरह से वहाँ पर जो जा रहे जहाज़ थे उसको उस पर कब्जा किया गया है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए जवान उतारे गए और फिर चालक दल को बंधक बना लिया गया। तो ये हरकत क्यों हुई है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो इजराइल का जो एक कोई अमीर व्यक्ति है, खरबपति है, उसका ये जहाज़ था, उसकी हिस्सेदारी थी। हालांकि ये जहाज़ भारत में ही आ रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है यहाँ पर है, तो यहाँ से ये भारत ही आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही इसको बंधक बना लिया गया और ईरान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। ठीक है, भारत ने बातचीत की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है, और ईरान ने कहा है कि जो उनके पास 17 भारतीय हैं उनसे भारत के अधिकारी मिल सकते हैं और इस पर आगे प्रोसेस करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये एक तनाव के हिस्से में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है वो प्रभावित हो रहा है। अच्छा, एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली तमाम फ़्लाइट्स को अगली सूचना तक रद्द कर दिया है। ओके, इजराइल से ऑपरेट होने वाली जो भारत की एयरलाइंस, एयर इंडिया, विस्तारा, उन सब ने कहा कि हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि तनाव यहाँ पर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में किस मुक्केबाज ने भारतीय दल के शेफ डी मिशन के पद से अप्रैल में इस्तीफा दे दिया? आंसर का मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम। दरअसल मैरी कॉम को ये बनाया गया था, क्या बनाया गया था? शेफ डी मिशन। ये क्या होता है? ये पद क्या होता है? ये जो पद होता है ना वो पूरी टीम का एक समझ लीजिए कि मुखिया के तौर पर होता है। तैयारी कराना, निगरानी करना,
समन्वय अलग अलग टीमों के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना, ये सब की जिम्मेदारी होती है शेफ डी मिशन की। तो इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से मैं इसमें पेरिस ओलंपिक में शेफ डी मिशन के तौर पर काम नहीं कर पाऊंगी। ओके, और इसकी जानकारी जो है ना वो भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उन्होंने ये दी है। ठीक है, मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, वो भारतीय मुक्केबाज हैं, मणिपुर की रहने वाली हैं और ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता हैं, 6 बार की विश्व चैंपियन भी हैं। पेरिस ओलंपिक कब होने जा रहा है? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा पेरिस, फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारतीय किस मिशन की टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन के लिए जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार अप्रैल 2024 में मिला है? आंसर का चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप इकोनॉमिक्स टाइम्स में। ये जो अवार्ड है वो अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन है, उसी का ये शीर्ष पुरस्कार है और उसी में चंद्रयान 3 से जुड़े हुए जो लोग थे उन सबको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से लोग जुड़े थे चंद्रयान 3 में? तो जैसे इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, एक तो मैं दिखाता हूँ, ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ये फोटोग्राफ है और ये चंद्रयान 3 है। एक बार पूरा देख लेते हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड कौन कौन व्यक्ति उसमें कनेक्टेड थे। एक तो एस सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ हैं, पी वीर मुथुवेल जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, एम श्रीकांत जो कि मिशन डायरेक्टर थे, हैं कहिए, लॉन्च के लिए मिशन डायरेक्टर थे एस मोहना कुमार। ओके, कल्पना कलाहस्ती ये एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वी नारायणन ये लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर हैं, इनकी भी भूमिका थी। एम शंकरन युवा राव अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर, बी एन रामकृष्ण ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है उसके डायरेक्टर हैं, और एस उन्नी कृष्ण नायर जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे। तो इन सब की भूमिका थी, तो सबको अवार्ड ये दिया गया है। ठीक है, जब चंद्रयान 3 की हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ और जान लें। ये कब लॉन्च किया गया था भारत से? तो 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए, एक रॉकेट है उसके जरिए। कब लैंडिंग हुई थी चांद की सतह पर? तो 23 अगस्त 2023 की शाम को, पिछले साल। चांद पर कहाँ उतरा ये? तो चांद के साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर ये उतरा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स यानी WCI में भारत की रैंक क्या है? आंसर का 10वीं। ठीक है, 10वीं रैंक है और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। अब देख लेते हैं कि टॉप 10 कौन कौन से हैं दुनिया में। और सबसे पहले एक बात कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, तो उसके एक्सपर्ट ने एक स्टडी की थी और उसी के आधार पर ये इंडेक्स को जारी किया गया। इसका मतलब ये हुआ इस इंडेक्स का कि साइबर अपराध के मामले किस देश में सबसे ज़्यादा हैं, क्या है। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है रशिया, सेकंड पे यूक्रेन है, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट्स है यानी USA अमेरिका, फिफ्थ पे नाइजीरिया है, सिक्स्थ पे रोमानिया, सेवन्थ पे नॉर्थ कोरिया, एट्थ पे यूनाइटेड किंगडम, नाइन्थ पे ब्राज़ील है और 10th पे है भारत। ठीक है, तो ये है कई तरह के थ्रेट हैं इस साइबर अपराध को लेकर। और ये जो रैंकिंग वगैरह बनाई गई है उसमें कई सारी चीज़ें देखी गई हैं कि मालवेयर, कोडिंग, टूल्स, ये सब जो है कितने खतरे में हैं, हमला कहाँ कितना हो रहा है, और जबरन वसूली यानी रैंसमवेयर का काम कहाँ पर कितना हो रहा है, हैकिंग, फिशिंग, खाते से छेड़छाड़, क्रेडिट कार्ड में गड़बड़ी, ये सब कितने हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, ईमेल हैक हो रहा है, ऑनलाइन नीलामी धोखाधड़ी हो रही है, कैश निकालने में जैसे क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी हो रही है, डेबिट कार्ड की धोखाधड़ी हो रही है। तो इन सब को देखते हुए ये रैंकिंग तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया था? आंसर का 14 अप्रैल को। तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि WHO की जो पेरेंट संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसी से कंट्रोल होता है WHO, तो उसी ने ये 2019 में इस दिवस को घोषित किया था। ठीक है, ये एक बीमारी होती है और इसमें क्या होता है, ट्राइटोमाइन नाम का एक परजीवी है जो शरीर में प्रवेश कर लेता है।
कीट के काटने की वजह से ये प्रवेश कर लेता है और इससे बुखार हो जाती है और लोगों की मौत तक भी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समथुआ नाल यानी समानता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अप्रैल को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को होती है, तो उन्हीं के जयंती पर यह दिवस घोषित किया हुआ था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। ठीक है, तो ये दिवस है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे। आंसर होगा 15 अप्रैल को। इस बार की थीम क्या है 2024 की? अभिव्यक्ति का उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का विकास, ये है थीम। अंग्रेजी में कहेंगे अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। यूनेस्को ने 2019 में इस दिवस को घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? आंसर होगा MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT जो नंबर 1 पर है। अगर हम देखेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटी दुनिया की कौन सी है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार, ये काफ़ी प्रतिष्ठित ये रैंकिंग मानी जाती है। तो नंबर 1 तो MIT हो गया। सेकंड स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। थर्ड स्थान है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का। फोर्थ स्थान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिफ्थ स्थान है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सिक्स्थ स्थान है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। सेवन्थ स्थान है ETH ज्यूरिख, ये स्विट्जरलैंड में है। आठवां स्थान है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर में है ये। नाइन्थ स्थान है UCL, ये यूनाइटेड किंगडम में है। और 10th स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये बर्कले USA में यानी अमेरिका में ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये टॉप 10 जो यूनिवर्सिटी है वो देख रहे हैं आप। और इसकी रैंकिंग कैसे होती है? तो एकेडमिक जो रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन क्या है, टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क कैसा है, छात्रों को नौकरी कैसे मिल रही है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? आंसर होगा IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे। देखिए टॉप 100 की लिस्ट में भारत के कोई भी संस्थान नहीं है। IIT बॉम्बे की रैंकिंग है वो है 149। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट हैं? आंसर होगा 2, सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट है टॉप 200 की लिस्ट में। अगर हम टॉप 500 की लिस्ट में देखेंगे जो कि ये है, तो उसमें 149 स्थान पर है IIT बॉम्बे, 197 स्थान पर है IIT दिल्ली, 225वें स्थान पर है IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, 271 स्थान है IIT खड़गपुर, 278 है IIT कानपुर। ये सब देख रहे हैं आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 407। ओके, और JNU की भी आप सोचेंगे, JNU की जो रैंकिंग है वो 601 से लेकर 610 के बीच में है JNU की रैंकिंग। ओके, हालांकि अगर हम बात करेंगे अगर सब्जेक्ट कैटेगरी में, तो एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंट स्टडीज़, उस कैटेगरी में JNU का स्थान दुनिया में 20वां है और भारत में उस कैटेगरी में पहला स्थान है। हालांकि यूनिवर्सिटी रैंकिंग की कैटेगरी देखेंगे तो दुनिया में 601 टू 610 के बीच में है। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को। और हाँ, मेंबरशिप प्लान है आप सबके लिए, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है करंट अफेयर्स का। 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक के तमाम कंटेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। जो भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो देखिएगा ज़रूर। संडे है 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे सरकारी जॉब न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर भी वो आएगा।